हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी यूपी पीसीएस की पेपर होने वाली है और उस पेपर के मद्देनज़र हम लोग जो है पिछले जितने 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश जो पब्लिक कमीशन है उसके द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा, उस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मुख्य रूप से कैसे कैसे उसका पैटर्न रहा है और किस तरह से उसका आंसर हम लोग करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है 2013 का, तो 2013 में जो प्रश्न पूछे गए थे खासकर पॉलिटी और जो मुख्य रूप से आपका साइंस है उस विषय को लेके मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि हम लोग अपने प्रश्न को जल्द से जल्द शुरू करें। अपने जो है टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ें। चलिए आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका जो कि मुख्य रूप से विज्ञान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है और इसको आप इकोलॉजी में भी जोड़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं, मतलब क्या कह रहा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज एनर्जी सोर्सेस दैट आर, मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा। आपको पता है कि ऊर्जा के दो सोर्स कौन कौन से, दो सोर्स कौन कौन से हैं, एक पारंपरिक, एक कहा जाता है पारंपरिक और एक होता है गैर पारंपरिक। इस गैर पारंपरिक को ही नवीनकरणीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीनकरणीय ऊर्जा। और इसको अनवीनकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, अनवीनकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जिसका भंडारण क्या है, सीमित है। भंडारण जिसका क्या है, सीमित है। अब इसके भंडारण सीमित होने के कारण ज्यादा अगर हम इसका उपभोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका उपभोग नहीं कर पाएंगी, या इसका पूर्ण रूप से इसका भंडारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और मुख्य रूप से इसके प्रयोग से क्या होता है, इमिशन होता है। यानी किसका इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका इमिशन होता है, तो उसे कहते हैं पारंपरिक या अनवीनकरणीय ऊर्जा। जैसे आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया यानी जैव ईंधन हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके पारंपरिक या अनवीनकरणीय ऊर्जा के सोर्स में। वैसे ही गैर पारंपरिक या नवीनकरणीय सोर्स में कौन आएंगे, मुख्य रूप से आपके सोलर एनर्जी आ जाएगी, यानी सौर ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद से आपका मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो आ जाएगी। तो ये सब क्या है, गैर पारंपरिक या नवीनकरणीय ऊर्जा है। तो वही पूछ रहा है गैर पारंपरिक का मतलब क्या हुआ, नवीनकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है वो क्या है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विद्युत जनित है, नवीनकरणीय है, गैर नवीनकरणीय है, उष्मा जनित है। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक, क्योंकि नवीनकरणीय ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, गैर पारंपरिक, अथवा नवीनकरणीय ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। और पारंपरिक को क्या कहा जाता है, अनवीनकरणीय। तो हमसे क्या पूछा था, गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक का क्या होगा, नवीनकरणीय होगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन बी सही था। जैसे मैंने बताया सौर ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा, पवन ऊर्जा के मामले में अगर देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का। दूसरा चीज, कौन जो राज्य है सबसे अग्रिम है, यानी सबसे टॉप पे है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, किसमें, पवन ऊर्जा के उत्पादन में। इसको भी सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग देखें। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही
अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो नीचे दिए गए हैं घटनाएं संविधान से रिलेटेड हैं, उसको आप क्या करना है, शेड्यूल जो मुख्य रूप से है इधर उधर किया गया है इसका क्रम, उस क्रम को आपको सजाना है। पहला है क्या है, अपॉइंटेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। अच्छा, आपको पता है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और हाँ 2 सदस्य जो उसमें चेंज भी हुए थे, कृष्णमाचारी जो है उनके डेथ के बाद भी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और ये कब बनी थी, हाँ 1947 में बनी थी समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति है। दूसरा है आपका कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है, और सदस्यों के हस्ताक्षर भी इसी दिन हो गए थे। वो अलग बात है कि पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है मुख्य रूप से अपनाया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, लेकिन अधिकांश आर्टिकल्स जो है इसी दिन से लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही। अब ये 26 जनवरी 1950 को क्यों अपनाया गया, उसके पीछे भी एक इतिहास है 1930 का। ठीक है, क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें ही ये तय हो चुका था कि 1930 से 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वो इतिहास इसमें मतलब संलग्न है, जिसके कारण इसको 26 जनवरी 1950 को ले जाके मतलब पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, संविधान, भारतीय संविधान के प्रवर्तन होने की तिथि यानी पूर्णतः लागू होने की तिथि क्या है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको पता है। और चौथा आपका ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के बाद आया था, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या कर लिया गया था, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थाई अध्यक्ष क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था। किनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये आपको पता ही। इसके जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया था, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। किसका, संविधान सभा का अस्थाई जो है अध्यक्ष चुन लिया गया था 11 दिसंबर को। और जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 1946 को क्या हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। तो कह रहा है कौन सा, नीचे जो कूट दिया गया है उस कूट के संदर्भ में बताइए कौन सा कूट आपका सही होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा होगा, 1946 वाला। तो 1946 यानी 4 वाला, तो 4 वाला होगा, 4 तो सबसे पहले आएगा, ये 4 सबसे पहले आएगा। तो इसमें 4 पहले है नहीं, और लास्ट वाले में भी 4 पहले है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है, तो 4 के बाद क्या पहले 1 आएगा, देखिए ये तो पहले बैठक हुई थी, उसके बाद से कौन आएगा, 1947 में प्रारूप समिति हुई थी, हाँ 4 के बाद तो 1 आएगा, तो दोनों में 4 के बाद 1 है। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ, तो 2 ऑप्शन में बचा हुआ तो पहले अंगीकृत किया गया, उसके बाद से तो प्रवृत्त किया गया, तो इसका मतलब 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो 4, 1, 2, 3 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलिए आगे चला जाए। तो ये सारी चीजें हमने बताया कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी प्रारूप समिति की, जो है 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, नियुक्ति हुए थे, और मुख्य रूप से अंगीकृत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और प्रवृत्त कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ये हमने डिस्कस ही किया। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी से है, ठीक है, साइंस से है। कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में डिजीज है और सूची 2 में जो दिया गया है वो मुख्य रूप से आपका फैक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, यहाँ पे जीवाणु लिख लेंगे। ठीक है, अब बताइए, यानी फर्स्ट वाला जो सूची है, लिस्ट 1 जो है उसमें आपको बीमारियों का नाम दिया गया है, और सेकंड जो लिस्ट है उसमें आपको
कारक दिया गया, फैक्टर दिया गया, यानी किसके कारण होता है, ठीक है, उसका मिलान करना है आपको, और आपको नीचे दिए गए जो कूट है उसका प्रयोग करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, डेंगू कैसे होता है, तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, आपको पता भी होगा। डेंगू क्या होगा? विषाणु जनित रोग है। किसके काटने से होता है? तो मादा एंडीज मच्छर जब काटती है तो होता है, ठीक है। और वही मलेरिया कहा जाए तो मलेरिया जो है विषाणु जनित भी नहीं है और जीवाणु जनित भी नहीं है, यानी मलेरिया है प्रोटोजोआ। तो मलेरिया प्रोटोजोआ, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है तो होता है। तो डी का 2 होगा, बी का 4 होगा। देखिए बी का 4 कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी का 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और भी मिलान कर लेते हैं, डी का कौन हो रहा है? डी का सेकेंड हो रहा है। तो डी का सेकेंड, डी की जगह पे क्या सेकेंड हो रहा है यहाँ पे? डी की जगह पे सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें डी की जगह पे सेकेंड, डी की जगह पे तो सेकेंड यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। डी की जगह पे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, डी की जगह पे सेकेंड हो जाएगा और आपका सी की जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलान कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, तो ये तो जीवाणु, इसको मिलान कर लीजिएगा। डेंगू विषाणु से होता है, फील पाम जो है, फील पाम किससे होता है? कृमि से होता है, ये हम लोग देखे ही है कि जो फील पाम होता है वो कृमि से, यानी सी का 3 होगा। तो सी का आप यहाँ क्या कर लेंगे? 3 बना लेंगे। और ए का क्या होगा? ए का मुख्य रूप से, या ए का आपका 1 हो गया, ठीक है। ए का क्या होगा? 1 होगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया हुआ था, ठीक, इसको सही कर लेंगे। तो पेप्टिक बर्न जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, डेंगू वह विषाणु जनित है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, फील पाँव जो होता है कृमि के कारण होता है, हाथी पाँव जिसको कहा जाता है, ठीक। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो पेप्टिक बर्न जीवाणु है, डेंगू विषाणु, फील पाँव कृमि, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ। और किससे? मादा जो एनाफ्लीज मच्छर है, किससे? मादा एनाफ्लीज जो मॉस्किटोज है उसके काटने से होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम जो है जनगणना जो सेंसस हुई थी भारत में वो कब हुई थी बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1871, 1861, 1850, 1881 बताइए। और नियमित जनगणना कब शुरू हुआ और किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से, बताइए। तो पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1871 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1871-72 के आसपास हुई थी, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और नियमित जनगणना की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1881 में, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, यह अगर नियमित पूछा होता तो यह होता 1881, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और ऐसे कौन होगा? पहली बार अगर जनगणना की शुरुआत जो की गई थी वह किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और दूसरा बात अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद से यह जो जनगणना 2011 वाला, उसके बाद जो जनगणना 2021 में होने वाला था वह कोविड के चलते अभी क्या है? स्किप है, अभी तक ये कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। ये अभी तक ये कंप्लीटेड नहीं है, तो इसको काउंट कर लीजिएगा। 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और उसके बाद से 2001 के बाद से क्या हुआ है? 2011, यानी 1 2 3 4 5 6 7। स्वतंत्र भारत की अभी कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 जनगणना, 10 की जनगणना हो चुकी है। प्रत्येक 10 वर्ष में सेंसस होता है, ठीक। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? मतलब जो पंचायतों में चुनाव होता है, ठीक है, पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत की जो चुनाव होती है, नगर पंचायत की जो चुनाव होती है, उस चुनाव को कंडक्ट कौन कराता है? ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज कि उस चुनाव को मुख्य रूप से विधानसभा
के साथ कराया जाता है या केंद्र सरकार के साथ कराया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि उनका डेट जो होता है, यानी जो तारीख होता है, वो कौन निर्धारित करता है, यानी ग्राम सभा या नगर पंचायत को जो चुनाव होता है उस चुनाव का तारीख निर्धारित कौन करता है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। पहला ऑप्शन है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। क्या भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। देखिए इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 324 में है, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में है, इसमें 3 सदस्य हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इनके सहायता करने के लिए, यानी टोटल संख्या कितनी है, 3। तो यह किसके चुनाव कराते हैं, मुख्य रूप से लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, विधानसभा का, विधान परिषद का, इस सब का चुनाव कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, अब बात आती है कि पंचायतों का समस्त चुनाव कौन कराता है। ये बताइए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। बात सही है कि नहीं है। तो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सिफारिश किसकी थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। ठीक है, और भी बहुत सारी समितियां थी, अशोक मेहता समिति भी थी जो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में नियुक्ति हुई थी अशोक मेहता समिति की, जो द्विस्तरीय पंचायतों की बात कहे थे, रिकमेंडेशन दिए थे। हालांकि जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार जो है गिर गई तो इनके रिकमेंडेशन को माना भी नहीं गया। ठीक, और पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ही 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पे, राजस्थान में, कहाँ पे, कौन सा जिला, नागौर जिला, वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा 1992 लागू कब किया गया था, 1993 में। इसको पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें, तो पंचायती राज 73वें और नगर पंचायत 74वें। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसी में व्यवस्था किया गया कि इसके लिए पंचायतों को चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन करने के लिए एक बॉडी होगी जो मुख्य रूप से जिसको क्या कहा जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो अलग अलग राज्यों में मुख्य रूप से जो चुनाव होता है पंचायतों का वह कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलिए। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, 243 के में इसका वर्णन है, जो राज्य चुनाव आयोग है उसका वर्णन किसमें है, 243 के में है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है, ठीक मैंने जो चर्चा किया वही है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता की जो समिति जी जो बनी थी वह रिकमेंडेशन दी 1977 में। ठीक है, तो 1977 की मुख्य सिफारिशों के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। यानी अशोक मेहता जो समिति बनी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के संबंध में, उनका रिकमेंडेशन क्या था। ठीक है, उस समिति का रिकमेंडेशन क्या था, इसके बारे में बताना है। पहला है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अशोक मेहता जो समिति बनी थी, हालांकि इसके रिकमेंडेशन को माना नहीं गया। ठीक है, क्योंकि जो मुख्य रूप से या 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, और किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई जी की, और उनकी सरकार गिर भी गई बाद में, और उसके बाद से इनके रिकमेंडेशन को भी नहीं माना गया। तो 3 स्तरीय की जगह पे 2 स्तरीय की व्यवस्था की बात कही थी। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा कथन जो कह रहा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया था, ये गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो इसमें कितना सिफारिश दिया था, 132 कुल सिफारिशें दी थी, और अगस्त 1978 में रिपोर्ट दिया था सरकार को, और दिसंबर 1977 में गठन किया गया था अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी हुई थी यह समिति। ठीक है, और सिफारिश कितनी थी, 132 रिकमेंडेशन दिया था सभी जो मुख्य रूप से, जिसमें 3 स्तरीय के स्थान पे 2 स्तरीय की व्यवस्था, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण का विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, ये कहा था। ठीक है, ब्लॉक नहीं बल्कि क्या कहा था, जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। और आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास
टैक्स की अनिवार्य शक्ति हो, टैक्स वसूलने की अनिवार्य शक्ति हो, यही बात कही गई थी। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके मामलों को देख रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में क्या होना चाहिए, एक मंत्री की नियुक्ति भी होनी चाहिए, यही भी बात कही गई थी। और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी स्थान क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस समय है कि नहीं है, महिलाओं के लिए कितना 33%, और SC ST के लिए भी क्या है, रिजर्व है। ठीक है। और इसको पूर्ण रूप से हम लोग चर्चा किए भी थे कैसे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है, मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो वक्ष स्थल में मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय का काम क्या है, दो ही काम है, एक तो पूरे शरीर में रक्त का पंप करना, दूसरा काम क्या है कि रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ पे भेजना, फेफड़ों के पास भेजना। तो हृदय जो होता है ना, हृदय जो होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो इसका दायां वाला जो भाग है, दायां वाला भाग है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और जो इसका बायां वाला भाग है उसमें कौन सा, शुद्ध रक्त बहता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है। एक दाया निलय, दाया आलिंद, एक बाया निलय और एक बाया आलिंद। ठीक है, 4 चैम्बर। तो ये पूछ रहा था कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर। आंसर तो आपका पहला सही हो गया। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जाए कि इसमें 2 चीजें और होती हैं, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। तो सीरा में जो होता है वह मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा, अशुद्ध रक्त। और धमनी में शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त। लेकिन यहां से चूंकि इधर पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त होता है तो यहां पर एक होता है फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से यह रक्त को ले जाता है। फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है कहाँ पे, फेफड़े के पास। और फेफड़ा यहाँ पे क्या करता है, शुद्ध करता है ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है। तो अब यह रक्त आता है यहाँ पे किसके द्वारा, फुफ्फुस सीरा के द्वारा, और तब चला जाता है बाएं वाले भाग में, और तब महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन ऐसा धमनी है, ऐसे तो धमनी में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें कौन सा, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुस सीरा ऐसा सीरा है जो है तो सीरा, ठीक है, फुफ्फुस सीरा जो है तो सीरा, लेकिन इसमें बहता क्या है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। तो इस चीज को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे साथ साथ। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। उधर अनुच्छेद दिए गए हैं, इधर उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं, आपको कोड भी दिया गया है, इस कोड को मिलान करना है। जैसे पहला है उसमें आर्टिकल 324, दूसरा है 315, तीसरा है 280 और चौथा है 338। ठीक है। इधर दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इधर है वित्त आयोग, इधर है लोक सेवा आयोग और इधर है निर्वाचन आयोग। ठीक है। कौन सा मिलान सही होगा बताइए, इसको तो आसानी से मिलान कर सकते हैं, बताइए कौन सही होगा। देखिए 324 में किसका अभी हम लोग वर्णन कर रहे थे, 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ पे, चौथा में है, यानी ए का तो 4 होगा। तो एक जगह पे 4 कहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी यहाँ, ये पूरा डी वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। लेकिन फिर भी और हम मिला लेते हैं। बी क्या है, आर्टिकल 315, इसमें किसका वर्णन है, तो लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग कहाँ पे, 3 पे है, तो बी का 3 देखिए यहीं पे है, सही है। आगे 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन कहाँ है, 2 पे है। ठीक है, तो 2 पे है गया। ठीक है। आगे 338 में किसका वर्णन है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। तो डी का क्या हो जाएगा, 1, तो डी का यहाँ पे 1 हो गया। देखिए 338 जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एससी जो आयोग है, कौन सा आयोग, आपका एससी आयोग जो है, एससी कमीशन 338 में है। वही एसटी की बात अगर करें तो 338 ए में है, 338 ए में है। अगर ओबीसी कमीशन की आप बात करेंगे तो 338 बी में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा साथ साथ में। ठीक,
तो ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, यानी कौन ऐसा पौधा है जो कीटों को खा के अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छा ये कीटों को क्यों खाते हैं ये पौधे? उसका कारण ये है कि इस पेड़ पौधों में जो ये कीटों को खाते हैं इनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है निलंबो, दूसरा है निक्टेथिंस, तीसरा है आपका निकोटियाना, और चौथा है नेपेंथिक्स। कौन सा होगा बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका ऑप्शन सही है कौन? नेपेंथिक्स। जो नेपेंथिस है उसी को घट पर्णी जो है पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें जैसे कीट जाता है वैसे वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो कीटभक्षी पौधा कौन है? नेपेंथिस होगा आपका। ठीक, तो नेपेंथिस हो जाएगा। घटपर्णी भी कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा है, और कहाँ पे उगता है? दलदली जगहों पे उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पोषक स्तर, ये आपका इकोलॉजी से दिया हुआ है। पोषक स्तर जो है बनाते हैं, पिरामिड आप देखे होंगे, इसमें ही फूड चेन बनता है, खाद्य श्रृंखला, पोषक स्तर बना है। तो पोषक स्तर में नीचे कौन सा होते हैं? नीचे आप देखे होंगे मुख्य रूप से यहाँ पे नीचे पे जो होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे कौन होते हैं? शाकाहारी, यहाँ पे होते हैं शाकाहारी। उसके बाद से कौन होता है? मांसाहारी। उसके बाद से कौन होता है? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, ये पिरामिड है। तो कह रहा है क्या बनाते हैं? कह रहा है कि केवल जंतुओं में होता है, यहाँ तो जंतु पेड़ पौधे सब है। केवल मांसाहारी में होता है, नहीं, शाकाहारी मांसाहारी सब है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कह रहा है केवल पौधों से ही होता है, नहीं, यहाँ पे तो पौधे भी हैं और जीव जंतु भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। और लिंडेमान का नियम भी आप पढ़े होंगे कि प्रत्येक स्टेप पे 10% एनर्जी की क्या हो जाती है? ह्रास हो जाती है। सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी? ये लास्ट वाले को मिलेगी, लास्ट वाले को सबसे कम मिलेगी, फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जीवों का संबंध होने को दिखाता है पोषक स्तर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए सर्वाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, स्वपोषी है। स्वपोषी में कौन आ जाएंगे? पेड़ पौधे आपके आ जाएंगे। इसमें शाकाहारी आ जाएंगे, इसमें मांसाहारी आ जाएंगे, इसमें सर्वाहारी आ जाएंगे। तो क्या बनाता है? फूड चेन बनाता है, खाद्य श्रृंखला बनता है इससे। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपका पार्लियामेंट से है। संसद का जो सचिवालय होता है, यानी सेक्रेटरीट जो होता है पार्लियामेंट के, उसके पदों के संदर्भ में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें? कौन सा कथन सही है? पहला है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए, प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, क्या सृजन किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। दूसरा है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तें को विनियमित करने की शक्ति, यानी संसद का जो सचिवालय होता है उसके जो स्टाफ होते हैं उसको रेगुलेट करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास ही है, पार्लियामेंट के पास ही है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और किसमें इसका वर्णन? अनुच्छेद 98(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए क्या होता है? एक पृथक सचिवालय होता है, लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग। तो कौन सा अनुच्छेद है? 98(1). ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? यानी लाफिंग गैस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? लाफिंग गैस के बारे में। लाफिंग गैस है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड की लाफिंग गैस है क्या? नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे ज्यादा अगर प्रभावी गैस है तो यही है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड है। तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है। आपके जो फ्रीज वगैरह होते हैं उसमें से निकलता है, जो AC वगैरह होते हैं, सॉरी। और ये है अमोनिया, NH3 इसको अमोनिया कहा जाता है। तो किस में होगा ये? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आपको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक,
तो इसका सूत्र याद रखिएगा, सूत्र है N2O, ठीक, N2O। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। तो ये महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, अच्छा, अटॉर्नी जनरल का मुख्य रूप से कौन सा आर्टिकल में वर्णन है? तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? अटॉर्नी जनरल के। ऐसे ही इसमें 89 अगर आप जोड़ देते हैं तो 9 6 15 8 7 15 1 16 165, इसमें आपको क्या मिल जाएंगे? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ये कहाँ पे होते हैं? ये राज्यों में होते हैं, ठीक है। राज्यों के मुख्य जो कानूनी जो सलाहकार होते हैं महाधिवक्ता होते हैं। अब सेंटर में कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जिसके बारे में जो है वर्णन आप देख सकते हैं आर्टिकल 76 में है। तो क्या कह रहा है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। माने उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अच्छा, महान्यायवादी की सेवा शर्तें क्या होती हैं बता सकते हैं? नियुक्त कौन करता है महान्यायवादी को? तो अपॉइंट जो है करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनके पद से हटाने की उसी प्रक्रिया से हटाया सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, ये चूंकि किसके प्रसाद, इनके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और इसी के प्रसाद प्रयत्न ये काम भी करते हैं। इसी के प्रसाद प्रयत्न क्या करते हैं? काम भी करता है। किसके? राष्ट्रपति के। तो दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है कि उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है 2/3 वाला, ये कथन गलत है क्योंकि ये तो प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। तो ये गलत कथन हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो। तो पहला कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 76 में मैंने बताया है कि महान्यायवादी है और राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो कौन करता है नियुक्ति महान्यायवादी की? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य करता है। आगे देखिए, और हटाने की अगर बात की जा रही है तो प्रक्रिया संविधान में नहीं बताया गया है, ठीक। प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका शेड्यूल दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहा है कौन सा संवैधानिक अनुसूची और विशेष सही सुमेलित नहीं है। जैसे पहला आपका ऑप्शन है कि 9th में दिया गया है 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो हमको तो लग रहा है कि यही गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपकी 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। और आगे देख लेते हैं 3rd शेड्यूल में क्या कहा गया है? शपथ या ओथ। बिल्कुल सही बात है। तीसरे में तो ओथ की बात की गई है, शपथ की। 8वीं में भाषाएं हैं। भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। प्रेजेंट में 22 है, ठीक है। पूर्व में कितने थे? 14 थे। अलग अलग संशोधन यानी 21वां संशोधन, 71वां और 92वां, ये 3 संशोधन के द्वारा जाके जोड़ने पर अब जाके इसकी संख्या कितनी हो गई है? 8 जुड़ के ये हो गए हैं कितना? 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। डी की अगर ऑप्शन की बात करें 10वीं अनुसूची में कब लागू किया गया? 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में ये आया था दल बदल विरोधी कानून के रूप में। तो दल बदल परिवर्तन आधार पर निर्भर था, ठीक है। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो गया? ऑप्शन ए। कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ रहे थे, जो मुख्य रूप से हमारे पूछा गया था। जो संविधान से रिलेटेड जो प्रश्न थे या विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए थे 2023 में आपके जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था उसमें, तो आपने लेवल देखा ही। साथ ही हम लोग एक काम करेंगे कि जो पॉलिटी है उसको अगर आप लोग चाहेंगे तो मुख्य रूप से हम लोग शुरू करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए कि मुख्य रूप से यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।